की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। 4 दिनों से भारतीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट। सेंसेक्स लुढ़क चुका है लगभग 1200 पॉइंट और निफ्टी में 400 अंकों की तेज गिरावट। और कल के आंकड़े एफआईएस की तरफ से फिर से भारी भरकम बिकवाली के। रात की बात यही कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी के आसार है। ऐसे में क्या भारतीय बाजार 4 दिनों की गिरावट से उबर कर रिकवर कर पाएंगे, और यदि हाँ तो वो क्या रिकवरी टिकाऊ होगी या फिर उछाल में फिर से बिकवाली होगी और आज भी दिखेगा दबाव। ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, ऑल टाइम हाई से 7% की गिरावट निफ्टी में अब तक हो चुकी है। देखना होगा और कितनी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन सीधे चलते हैं आशीष के पास जो हमें बताएंगे दुनिया भर से भारतीय बाजारों के लिए क्या संकेत है। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। बेहतर क्यूज है। ध्यान रखिए, वैसे बाजार का जो फोकस है बड़ा जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था बाजारों में दबाव इसलिए था क्योंकि ग्रीस फोकस में था, और कल पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट का फोकस चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ और वहां से मदद मिली। तो क्यूज बेहतर है। फ्राइडे के प्रेशर के बाद आज आपको स्क्रीन पर ग्रीन नजर आएगा, ये अच्छी बात है। अमेरिका में 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती थी। दिन भर वहां के मार्केट्स में स्ट्रांग बिल्डअप देखने को मिला और फाइनली दिन के हाईज पे जाके वहां के मार्केट्स क्लोज हुए। ध्यान रखें, जो रविवार को चाइना की तरफ से स्टिमुलस या कहें जो बड़ा रेट एक्शन हुआ था, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 1% की कटौती हुई थी, उसके बाद पहली बार अमेरिकन मार्केट्स कल उस पर रिएक्ट कर रहे थे और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट था। लेकिन वहां पे जो ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं सिर्फ एक महज टेक्निकल बाउंस है, और इस बाउंस को लेकर बड़े कॉशियस हैं। कॉशियस इस बात से भी हैं क्योंकि ये रिजल्ट हैवी वीक है अमेरिका में, और नतीजों से पहले थोड़ा सा सतर्क रहना वहां पे ज्यादातर लोग मान रहे हैं इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, कल के क्यूज हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छी मजबूती थी। इनफैक्ट यूरोप में आपको याद होगा फ्राइडे को बेहद तगड़ा प्रेशर था, 1.5 से 2.5% के आसपास की कमजोरी थी। कल यूरोप में अच्छा बाउंस देखने को मिला, 1 से ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास का मूव, और इनफैक्ट जर्मनी के मार्केट्स ने अपने पीयर्स को तगड़ा आउट परफॉर्म वहां पे करा था। यहां पर भी स्टिमुलस के बाद, चाइना के रेट एक्शन के बाद मदद मिलती हुई नजर आई। और यूरोप में एक हाईलाइट थी, खास तौर पे जो माइनिंग कंपनीज थी, क्योंकि उन माइनिंग कंपनीज का तगड़ा एक्सपोजर है चीन में, उनमें एक स्मार्ट रिबाउंड कल के ट्रेडिंग सेशन में आया। रियो टिंटो, ग्लेनकोर जैसी तमाम कंपनीज है जिनमें बहुत तगड़ी खरीदारी कल देखने को मिली। एशिया की तरफ मूव करिए, आपको याद होगा जो चाइना से ईजिंग मेजर्स थे उससे बाजारों को, एशियन मार्केट्स को कल राहत नहीं मिली थी, लेकिन आज एक्सपेक्टेड था कि जब ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, आज शायद हम पॉजिटिव चाइनीज क्यूज पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, और इसीलिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अब ग्रीन के साथ कामकाज होता है। इनफैक्ट लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी एशियन मार्केट में धीरे धीरे देखने को मिल रही है, और इस बीच एसजी निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हमारी आज फिर से शुरुआत होती हुई नजर आए। तो क्यूज मोटा मोटी कहना चाहिए फ्लैट टू पॉजिटिव है हमारे मार्केट्स के। शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर ज्यादा रिएक्शन भारतीय बाजार अब नहीं दे रहा है। कल के सत्र में भी हमने देखा सेकंड हाफ में यूरोपीय बाजारों में उछाल था, डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव थे, लेकिन भारतीय बाजार अपने ही उस पर ट्रेड करते हुए। इसमें कोई डाउट नहीं, हमारे अपने संकेत ज्यादा अहम है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी पर या फिर वहां की तेजी पर भारतीय बाजार तब रिएक्शन देंगे जब हमारे यहाँ से बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 2 स्पेस पर नजर रखनी चाहिए। पहली तो होगी मेटल स्टॉक्स की, जहां पर आपको तुरंत रिकवरी आती हुई दिखेगी ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के चलते, या फिर चाइना के स्टिमुलस पर, तब हमारे यहाँ के स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे। और दूसरा होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर, जहां पर शायद आपको क्रूड के दाम फिर से अगर कमजोर होते हुए नजर आए तो एक एक्शन वहां पर होता हुआ दिखे। लेकिन फिलहाल एक ये अच्छी बात यह है कि ग्लोबल मार्केट से रिलीफ के संकेत सही वक्त पर आते हुए दिखे, जब 4 दिनों से भारतीय बाजार अपनी कमजोरी से ज्यादा जूझ रहे हैं। और इस वक्त फर्ज करें कि अगर आज आपको डाउ फिर से नीचे की तरफ अच्छा खासा अगर देखने को मिलता तो फिर भारतीय बाजारों के लिए दिक्कतें बढ़ती। तो थोड़ी सी रिलीफ वाले संकेत जरूर हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेडिंग जो होगी भारतीय बाजारों की वो अपनी क्यूज पर ज्यादा होगी। बिल्कुल, और जो भारतीय बाजार आज फिर से खराब क्यूज ले रहे हैं वो एफआई के डेटा से हैं। कल फिर हमने देखा 4 डिजिट की सेलिंग और बाइंग जो हुई डीआईआईज की, वो भी भारतीय बाजारों को सपोर्ट नहीं दे पाई। 960 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बाइंग हुई, लेकिन अनिल इसका कुछ फायदा मिला नहीं भारतीय बाजारों को। बुरी नहीं है, इनफैक्ट 960 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बड़ी कही जानी चाहिए, वो अलग नहीं, कल मदद की होगी। जो भी हो, अल्टीमेटली फंड फ्लो तो फंड फ्लो है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए फ्लोज के लिहाज से दिक्कतें दूसरी है। पहली बात तो ये कि कैश मार्केट में जो एफआईएस की बिकवाली होती हुई दिख रही है, लेकिन इस कैश मार्केट की बिकवाली को आप अगर स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली के आंकड़े के साथ देखें तो बेहद इंटरेस्टिंग आंकड़ा बनता है, और वो ये कि कल के सेशन में 200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए।
जनरली हम ये कई बार ये बात करते हैं कि एफआईज के आगे के ट्रेडिंग के रुझान किस तरह के रहेंगे, वो वायदा कारोबार से ज्यादा मिलते हैं बजाय कैश मार्केट के नियर टर्म के लिहाज से। और कैश मार्केट के आंकड़े से एक अगर आप संकेत लेना चाहें तो वो ये कि स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिखा है। लगातार 3 सेशन से भारी भरकम स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली के बाद एफआईज ने सिर्फ 200 करोड़ की बिकवाली की है। और ऐसा होता है कि जब स्टॉक फ्यूचर्स में आपको बिकवाली रुकती हुई नजर आए तो फिर वो कैश मार्केट में होती हुई दिखती है। तो अगर इस लिहाज से आज के डेटा अगर आपको स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली के ना दिखें तो फिर ये मानकर चलें कि एफआईज की तरफ से भले ही कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े भी आए तब भी घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत जहां है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स। कल के सेशन में फिर से देखिए 1338 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए जिसमें बैंक निफ्टी भी है और निफ्टी भी है। तो वहां पर अभी भी एक जो बिकवाली का दबाव है तो वो ब्रॉडर मार्केट को प्रेशर में रखे हुए। हालांकि ओवरऑल आंकड़े देखेंगे तो आपको नेगेटिव नजर आएंगे। इन सारे आंकड़ों के साथ एक और इवेंट पर आज जो नजर होनी चाहिए वो सन फार्मा की तरफ से जो दाइची की जो स्टेक है लगभग 9% की वो आज बिकने वाली है। लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की इस डील का अनुमान लगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी डील है जो भारी भरकम है। काफी कुछ एफआईज और डोमेस्टिक फंड्स इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो जो लिक्विडिटी अदरवाइज शायद आपको इक्विटी मार्केट में आती हुई नजर आती थी वो लिक्विडिटी काफी हद तक बाहर जाती हुई दिखेगी। फर्ज करें अगर आधी भी डील फंड्स खरीदते हैं, आधी अगर सन फार्मा के प्रोमोटर्स भी खरीदते हैं, एक रफ अंदाजा लेने के लिहाज से अगर आप देखें भी तब भी 10,000 करोड़ का फंड फ्लो जो बाहर निकलेगा दाइची को जाता हुआ दिखेगा वो अदरवाइज इक्विटी मार्केट्स में आ सकता था। तो पहले से जहां बाजार लिक्विडिटी को लेकर थोड़े से चिंतित हैं, एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव है, तब इस तरह की बड़ी डील्स कुछ और प्रेशर बढ़ा सकती है। तो ये आंकड़े साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि स्टॉक फ्यूचर्स में जो बिकवाली कम होती हुई दिखी है वो थोड़ी सी रिलीफ का संकेत है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े अभी भी डराने वाले हैं और वो बता रहे हैं कि इन आंकड़ों को देखकर बाजार तुरंत यू टर्न लेगा या तेजी दिखाएगा, इसकी संभावना कम है। सन फार्मा पर ही बात करना चाहूंगा। करीब 11% डिस्काउंट पर ये सौदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 930 से 1043 का एक प्राइस दिया गया। ये बताइए शुरुआत में ही ये डील हो जाएगी और क्या शेयर में एक दबाव देखने को मिलेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की इससे? इसमें कोई डाउट नहीं कि शेयर पर दबाव होगा, डील हो या ना हो, क्योंकि अब ये सबको पता चल चुका है ऑफिशियली की डील होनी है तो दबाव तो स्टॉक पर आना ही है। और अगर स्टॉक 4-5% नीचे अगर खुले आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अगर शुरुआती कारोबार में अगर 9:15 पर ही डील हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस प्राइस पर डील होगी वो लेवल्स अहम होंगे। अब कितनी डिस्काउंट पर होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि अगर 10% डिस्काउंट पर डील हो जाए उसके बाद क्या, बड़ा सवाल ये है उसके बाद क्या सन फार्मा के स्टॉक में तुरंत तेजी बनेगी या वहां पर बॉटम हो जाएगा। लेकिन एक तो सन फार्मा, दूसरे बाकी फार्मा स्टॉक्स, उन पर एक इसका दबाव रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि अगर ये डील 10% डिस्काउंट पर हो और इसमें सन फार्मा के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स जो कि सांघवी परिवार है अगर वो नहीं खरीदते हैं तो फिर स्टॉक के लिए रिकवर करना काफी मुश्किल होगा। इसकी वजह यह कि फिर जो फंड्स की एपेटाइट है फार्मा स्टॉक्स को खरीदने की, दिग्गज फार्मा स्टॉक अगर सन फार्मा वो 20,000 करोड़ का 22,000 करोड़ का खरीद लेते हैं तो फिर उनके लिए फ्रेश खरीदारी के लिए गुंजाइश नहीं बचती। तो ऐसे में सन फार्मा के लिए बाउंस करना काफी मुश्किल होगा और हो सकता है 3-4 ट्रेडिंग सेशन आपको सन फार्मा लेकलस्टर इसी तरह की ट्रेडिंग दिखाए। तो सन फार्मा को अगर वापस डील के बाद उछलकर ऊपर आना है तो उसके लिए बेहद जरूरी होगा कि फंड्स के अलावा एक साइजेबल खरीदारी दिलीप सांघवी और वो दूसरे जो प्रोमोटर्स हैं इस वक्त उनकी तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल दिन भर फोकस रहेगा हमारी इस डील पर और 9:15 पर हम आपको बताएंगे ये डील किस भाव पर हुई। आपको बने रहना है सीएनबीसी आवाज के साथ ही। लेकिन अनिल कलम कह रहे थे कि 8,500 के नीचे 8,400 भी बाजार बात कर रहा है और अब हम देख रहे हैं कि 8,200 की पुट्स भी एक्टिव होती हुई। क्या लग रहा है 200 दिन का डीएम है आसानी से बाजार अब टच करने की एक कम से कम कंसेंसस बन रहा है मार्केट में? वो लेवल्स क्या है 200 दिनों का डीएम? 200 दिन का डीएमए 8,000 आपको बता देता हूं जो भी। लेकिन एक चीज क्लियर कट है कि बाजार में अब जो वायदा कारोबार के 8,240, 8,250, 8,270 का वो 200 डीएम वो लेवल काफी अहम है। इस लिहाज से अहम है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज अपनी जगह, लेकिन 8,270 से पिछली बार हमने एक रिबाउंड दिया और सीधे 600 पॉइंट नॉन स्टॉप हम बढ़े 10 ट्रेडिंग सेशन में 8,850 तक गए और वहां से अब करेक्शन शुरू हुआ। तो जाहिर सी बात है कि पहला लेवल शायद उनके आसपास यहां पर आता हुआ दिखता है तो वो एक शायद सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिखे। हालांकि हम वहां से इस वक्त लगभग 200 पॉइंट ऊपर है। अब जो आज के लिए वायदा कारोबार के संकेत मिल रहे हैं उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कुछ नेगेटिव्स भी। पहले उन संकेतों की बात करें जहां से आपको प्रेशर दिखेगा। पहली बात तो ये कि स्टॉक फ्यूचर्स में जो बिकवाली हुई है उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा हुई है बजाय कि अब शॉर्ट पोजीशन बन रही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी इसी तरह का माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट्स फिर से बनती हुई दिखी है।
लेकिन इसके अलावा जो पुट और कॉल में एक्शन होता दिख रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां लोअर साइड पर पुट्स में थोड़ी सी खरीदारी होती दिख रही है हेजिंग के लिहाज से, लेकिन अल्टीमेटली जो हायर लेवल के पुट हैं वो अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं और वो थोड़ी चिंता की बात है। कॉल्स में एक्शन जो हो रहा है वो साफ तौर पर शॉर्ट साइड पर ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब उस लिहाज से आज के लिए अगर आप कुछ लेवल्स ढूंढ रहे हैं तो सबसे अहम लेवल आज के लिए जो बनता है वो है 8,500 का। अभी भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,500 पर है, जबकि कल हमने उसके नीचे क्लोज दिए, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने एक दिन की 8,500 के नीचे की क्लोजिंग के बावजूद उम्मीद अभी तक छोड़ी नहीं है। और जो 16 लाख शेयर कल वहां पर कॉल्स में ऐड होते हुए दिखे, नए जुड़े हैं, वो डिसिसिव होंगे आज के बाजार के मूव के लिए। अब आप 8,500 के पार निकलकर बाजार को टिकते हुए अगर देखें आज ग्लोबल पुल बैक के चलते, तो ही शॉर्ट कवरिंग बाजार में आती हुई दिखेगी और वो फिर शॉर्ट कवरिंग बाजार को तुरंत 8,550 से लेकर 8,600 की रेंज में ले जा सकती है। लेकिन 8,600 आपके लिए लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि वहां पर और भी बड़ा एडिशन कल होता हुआ दिखा है 21 लाख शेयरों का, तो उसको आप पार ही नहीं कर पाएंगे अनलेस कि आपको लोकल और ग्लोबल दोनों ही क्यूज बहुत एक साथ पॉजिटिव मिले, जो अभी दिख नहीं रहे। तो पहले तो 8,500 को पार करना ही बड़ा चैलेंज होगा। अब डाउन साइड रिस्क कितनी हो सकती है? शायद 8350 ये पहला लेवल हो सकता है जहां तक बाजार जाने की कोशिश करे, और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं शायद 8250 के आसपास होता हुआ नजर आए। ये सारे नेगेटिव्स हमने बात किए हैं, लेकिन बाजार में दो पॉजिटिव भी मुझे नजर आ रहे हैं। पहला तो ये पॉजिटिव है कि आप देखिए जिस तरह से जो यहां पर पुट कॉल रेशियो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता हुआ दिखा है। 4 सेशन पहले पुट कॉल रेशियो 1.15 के आसपास होता था, इस वक्त पुट कॉल रेशियो गिरकर 0.89 के आसपास आ गया। अब ये पुट कॉल रेशियो 0.85 से 0.8 की रेंज में आए, साफ तौर पर बाजार ओवरसोल्ड होते हुए नजर आएंगे, और जब बाजार ओवरसोल्ड होते नजर आए तो फिर उन लेवल्स के आसपास आपको शायद खरीदारी करनी चाहिए या फिर अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि स्टॉक्स में जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, तो ये दो संकेत। और तीसरा ये कि 8,500 का कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब भी इंटैक्ट है, यानी कि एक तेजी की थोड़ी सी उम्मीद यहां पर अभी भी लोगों को है। लेकिन जैसे आज आप 8,500 के पास पहुंचेंगे तो काफी लोग वहां पर हल्का होने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना है कि डाउन साइड रिस्क से ज्यादा यह है कि अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक में हम कितना सस्टेन कर पाएंगे, और फिलहाल आंकड़े ये कह रहे हैं कि अनलेस आप 8,500 को पार करके टिके, इस पुल बैक पर बहुत भरोसा करना गलती होगी। बिल्कुल, चलिए, और आज भी एक एक्शन पैक्ड शो आप देखने वाले हैं। गिरावट पर आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर अगर थोड़ा सा भी उछाल हो तो बिकवाली करनी चाहिए, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडलवाइस फाइनेंशियल्स के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल महेश्वरी जुड़ेंगे 9:20 पर। इसके अलावा सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने खास मुलाकात की है संजय पुगलिया जी से। जमीन बिल से क्या बढ़ेगी गरीबी, इस पर हम आपको वो पूरा चंक सुनाएंगे 9:30 पर। और बाजार में कहाँ होंगे कमाई के मौके, अजय बग्गा हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट 9:45 पर। संजय पुगलिया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि सत्र जो चल रहा है, जो कल से शुरू हुआ है, उसमें अब आगे क्या अपेक्षाएं हैं। चलिए, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाजार को आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजारों के लिए काफी भारी रहे हैं। आज के बाजार में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, अनिल बताइए, क्योंकि 7% हमने देखा है, ऑल टाइम हाई से हम करेक्ट कर चुके हैं 9,119 के स्तर से। चर्चा ये चल रही है कि 10% तक का बाजार करेक्शन दिखाता है और वो होगा 8,207 का स्तर। क्या 8,200 तक बाजार आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। कोई भी लेवल सिंक्रोसेंट नहीं है और किसी भी लेवल तक बाजार नीचे जा सकता है, वो और उसका अंदाजा लगाना आप थोड़ा सा मुश्किल भी समझ सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो माहौल है उसमें ये बात सही है कि अब धीरे धीरे काफी लोअर लेवल्स के लोग बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन लोअर लेवल्स के लिए क्या इस लेवल पर आपको बिकवाली करनी चाहिए? मेरा मानना है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज के लिए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि ग्लोबल संकेत भली बेहतर है, लेकिन आपके लोकल ट्रिगर्स बहुत अच्छे नहीं है। SGX निफ्टी आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है, लेकिन फर्ज करें बाजार खुलते ही आपको सन फार्मा में 10% नीचे अगर एक डील होती हुई नजर आए, अल्टीमेटली सन फार्मा और उसके साथ बाकी 3-4 फार्मा स्टॉक्स जो निफ्टी में है वो अगर नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखेंगे तो फिर निफ्टी पर प्रेशर आपको वहां से बढ़ता हुआ दिखेगा, और ऐसे में आपके लिए पॉजिटिव शुरुआत करना काफी मुश्किल होगा। फिर भी अगर पॉजिटिव शुरुआत हो, 8,500 के आसपास पहुंचे तो फिर थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश करें, या फिर आप
बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट बनाए, लेकिन अगर 8,500 के पार निकलकर बाजार टिकता हुआ नजर आए तो फिर आप ये मानकर चलिए कि इस पुल बैक में 8,550 से लेकर 8,600 तक निफ्टी की जाने की तैयारी हो सकती है, और तब जितना नजदीक आप 8,600 के आसपास बिकवाली करेंगे उतने सेफ रहेंगे। लोअर साइड की रिस्क थोड़ी सी खुलती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से हम कल 8,500 के काफी नीचे जाकर क्लोज होते हुए दिखे, मुझे लगता है पहले 8,350 और हो सकता है उसके बाद 8,250, ये दो अहम लेवल मुझे नजर आते हैं जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। तो अल्टीमेटली बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त है, हो सकता है दिन के दौरान आपको कुछ उछाल, कुछ रिकवरी के संकेत आते हुए दिखें और ऐसा लगे कि शायद बाजार का करेक्शन पूरा हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करें। मुझे लगता है अब आज से अभी तक 4 सेशन आपने ऐसे देखें जहां बाजार में वॉलेटिलिटी नहीं थी, वन साइड स्लाइड थी, लगातार बाजार नीचे जाता हुआ दिखा है, लेकिन अब यहां से बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा और ऐसे में लोगों को लगेगा कि बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, यहां पर तुरंत खरीदारी कर लेनी चाहिए, या फिर उछाल में जो ट्रेडर्स हैं फिर से खरीदारी करने के मूड में आते हुए दिखेंगे। तो लोअर लेवल्स पर शॉर्ट भी ना करें और ऊपर के लेवल से अटके भी नहीं, 1-2 दिन बाजार को वोलेटाइल होने दें और जब बाजार थोड़े से स्टेबल होते हुए नजर आए उसके बाद अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाएं। अदरवाइज इस वक्त आज के सेशन में मुझे लगता है कि ट्रेडर्स के लिए काफी मुश्किल भरा सेशन हो सकता है और उस लिहाज से सावधानी रखना ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल, कल भी बहस का पलड़ा भारी था और आज भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरह से 2,400 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली करी है, मूड साफ तौर पर बिगड़ गया है। लेकिन अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े होने वाले सौदे की। जी हां, 22,000 करोड़ रुपए की एक ब्लॉक डील होने वाली है, 9% हिस्सेदारी सन फार्मा में हाथ बदलेगी, दाइची सांक्यो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। चलिए पूरी डिटेल्स लेते हैं इस डील की। बताने के लिए जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, बताइए क्या जानकारी है, कितने बजे होगा ये सौदा? भारतीय फार्मा इंडस्ट्री में हाथ जलाने के बाद दाइची सांक्यो आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को टाटा बाय बाय करने की पूरी तैयारी कर रहा है। रैनबैक्सी इन्होंने सन फार्मा को अप्रैल 2014 में बेची और उसके बाद उस डील के बाद इनको सन फार्मा में करीब 8.9% हिस्सेदारी दी गई थी। अब दाइची सांक्यो ये भी बची हुई हिस्सेदारी बेचने की पूरी तैयारी कर रही है। माना यही जा रहा है कि ये सौदा होने वाला है बड़ी ब्लॉक डील्स के जरिए। 930 से 1,043 रुपए की प्राइस के बीच ये सौदे होने वाले हैं, जो सन फार्मा की करंट मार्केट प्राइस से लगभग 10 से 11% डिस्काउंट पर है। तो ये एक स्टॉक रहेगा रेडार पर, जहां पर हम देखेंगे बड़ी ब्लॉक डील्स आज के दिन दिखाई देंगी। ओके, चलिए तो सन फार्मा के स्टॉक पर नजर रखिए। दिलीप सांघवी की दूसरी फार्मा कंपनी जो R&D में काम करती है, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, उसके शेयर पर भी नजर आज जरूर सबकी बनी रहेगी। लेकिन और कौन से शेयर एक्शन में रह सकते हैं, चलिए सीधे चलते हैं, जानते हैं। हमारी सहयोगी सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग। सन फार्मा के बाद अब नतीजों की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए, जहां पर उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे देखने को मिले हैं। वॉल्यूम्स में एक अच्छी बढ़त हुई है, जिसकी वजह से जो टोटल इनकम था उसमें 13% की बढ़त, ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर फ्लैट ही देखने को मिले हैं। मैग्मा केमिकल्स, फर्टिलाइजर लिमिटेड, जुआरी फर्टिलाइजर्स और दीपक फर्टिलाइजर्स सारे काउंटर्स पर नजर, जहां पर दीपक फर्टिलाइजर्स ने मैग्मा केमिकल्स में अपनी 2% की हिस्सेदारी और बेच दी है। यहां पर दीपक फर्टिलाइजर्स की हिस्सेदारी अब मैग्मा केमिकल्स में सिर्फ 8.65% पर आ गई है। जुआरी फर्टिलाइजर्स का ओपन ऑफर आज खुल रहा है, जहां पे मैग्मा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जुआरी फर्टिलाइजर्स अपनी स्टेक और 36.5% से बढ़ाएगा। हेवल्स यहाँ पर सोलर एनर्जी और एलईडी लाइटिंग सेगमेंट में और एक्सपेंशन करने के लिए हेवल्स इंडिया बेंगलुरु की कंपनी प्रॉन्टेक और रिन्यूएबल एनर्जी में करीब 51% हिस्सा 65 करोड़ रुपए में खरीदेगी। लैंडको इंफ्रा, अदानी पावर, यहाँ पे काफी सारे अर्जनों के बाद फाइनली ये डील पूरी हो रही है, जहाँ पे लैंडको इंफ्रा अपने उडीपी पावर प्लांट को बेच रहा है अदानी पावर को। ये पूरी की पूरी डील पूरी हो चुकी है 6,300 करोड़ रुपए की। जेएमटी ऑटो यहाँ बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें कि बोर्ड ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दे दी है। फंड्स एक्शन पे नजर, गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड ये नया काउंटर फोकस में आता हुआ, जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से जबरदस्त खरीदारी हुई है। एसबीआई इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने कंपनी के लगभग 5.5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, वही एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड ने कंपनी के लगभग 3 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, और यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से जो बिक्वारी हुई है लगभग 4.5 लाख शेयर्स बेचे गए हैं। क्लारिस लाइफ साइंसेज यहाँ पर करीब 62 लाख शेयर्स 277 रुपए प्रति शेयर पर की बिक्वारी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा टाटा
AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के करीब 6 लाख शेयर 270 रुपए प्रति शेयर पर, वहीं एनसेफ ने कंपनी के करीब 18 लाख शेयर 270 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। रेन इंडस्ट्रीज में प्रबरा इन्वेस्टमेंट फंड ने कंपनी के लगभग 27 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं। वहीं CIR इंटरनेशनल ने कंपनी के 20 लाख शेयर्स बेच दिए हैं। और आखिर में विप्रो, HCL टेक, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और VSC इंडस्ट्रीज के काउंटर पर नजर रखेगा, जो आज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगे। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। अब से कुछ ही देर में HCL टेक के नतीजे आएंगे और आज बाजार बंद होने के आसपास विप्रो के नतीजे भी आएंगे। चलिए कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ आशीष वर्मा फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं दोनों ही नतीजों से? देखिए, खासतौर पर TCS और माइंडट्री के डिसअपॉइंटमेंट के बाद तो ऑल आइज इन दोनों नंबर्स पे कि जो कमजोरी है क्या वो सेक्युलर तो नहीं, तमाम IT कंपनीज में दबाव है या फिर सिर्फ इन दोनों में खासतौर पर प्रेशर था, बाकियों के हालात इतने कमजोर नहीं। HCL टेक तो खैर अब से कुछ ही देर में अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेगा, तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश आएंगे। एक्सपेक्टेड है कि एक बेटर परफॉर्मेंस होगा अपने पीयर्स के मुकाबले। वैसे भी जो इससे पहला वाला क्वार्टर था बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 16 महीनों में, 16 क्वार्टर्स में माफ कीजिएगा, सबसे बेहतरीन इस कंपनी ने क्लॉक करी थी। पर स्टॉक भी अपने पीयर्स, लार्ज कैप पीयर्स के मुकाबले तो एक आउट परफॉर्मर रहा है। 2015 में 15-16% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी इस कंपनी ने दे दिया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर आय में ऑलमोस्ट 3/4% के आसपास की तिमाही दर तिमाही ग्रोथ। क्रॉस करेंसी का ऑब्वियसली एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलेगा और इसीलिए मार्जिन्स में भी करीब 120 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की कमजोरी आएगी। पर मार्जिन्स में कमजोरी एक तो 80 बेसिस पॉइंट्स क्रॉस करेंसी की और 40 बेसिस पॉइंट क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, तो नेट नेट इसका मतलब होगा मुनाफा 6-6.25% के आसपास कमजोर होगा। विप्रो उस पर आज क्योंकि आपको पोजीशन बनाने के मौके मिलेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस नंबर से पहले। विप्रो रिलेटिवली एक बेटर परफॉर्मर रहा है। जो लार्ज कैप IT का वैल्यूएशन बैंड है उसके लोअर लेवल्स पे विप्रो कामकाज कर रहा है ऑफ लेट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ में 1/4% की तिमाही दर तिमाही कमजोरी आएगी। पर विप्रो ध्यान रखें गाइडेंस देता है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में कहा था कि इस बार 1 से 3% के आसपास की ग्रोथ की गाइडेंस थी। इसके गाइडेंस को पिछले कई क्वार्टर से विप्रो मीट करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट पे यानी कि 2% के आसपास ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी डिलीवर करेगी। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी आएगी। कमजोरी कम इसीलिए क्योंकि क्रॉस करेंसी का नेगेटिव इंपैक्ट होगा, लेकिन पिछले क्वार्टर में कर्मचारियों का जो यूटिलाइजेशन था उसमें 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई थी, तो उसमें शायद एक रिवाइवल आए, उसमें शायद इंप्रूवमेंट आए, उसका फायदा मिल सकता है। पर विप्रो के साथ कुछ चैलेंजिंग सिनेरियोज हैं। एनर्जी जो वर्टिकल है 16% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है, जिस तरह से कमजोरी है TCS ने भी उस बात को हाईलाइट किया है, तो विप्रो के लिए नियर टर्म में एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेकिन Q1 की जो गाइडेंस है यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर की जो गाइडेंस है FY16 की, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 से 3% के आसपास फिर से ये कंपनी गाइडेंस की बात कर सकती है। चलिए, तो ये था HCL टेक और विप्रो पर अनुमान किस तरह के नतीजे रह सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच HCL टेक के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए और मुनाफे का आंकड़ा जो पहला फिगर स्टैंड अलोन मुनाफे का दिख रहा है वो हमारी उम्मीद से कमजोर आता दिख रहा है। 1565 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने और हमारा अंदाजा था कि ये आंकड़ा 1800 करोड़ के आसपास रहेगा, तो वहां से काफी कम मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो TCS के बाद ये दूसरी दिग्गज कंपनी जिसने बाजार की उम्मीदों से कमजोर नतीजे पेश किए। हम देखेंगे कि ये स्टैंड अलोन नंबर हैं और हम देखेंगे कि स्टैंड अलोन नंबर के बाद फाइनल कंसोलिडेटेड नंबर किस तरह के आते हैं, साथ ही रेवेन्यू में किस तरह की ग्रोथ नजर आती है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा आता दिख रहा है वो है 1565 करोड़ का ये मुनाफे का आंकड़ा आता दिख रहा है। कुछ देर बाद हम फिर से HCL टेक के नतीजों पर लौटेंगे जब यहाँ पर हमने कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने को मिलेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कि ये नंबर्स किस तरह के हैं। और वैसे भी अभी काफी वक्त है बाजार खुलने में, तो एनालिसिस करने के लिए काफी टाइम भी मिलेगा और हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। उससे पहले एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और उसके साथ ही चंदन तापड़िया हमारे साथ है। वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आनंद राठी सिक्योरिटीज के और क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा जुड़ चुके हैं फंडामेंटल राय देने के लिए। जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। सबसे पहले अल्पेश, शुरुआत आपके साथ की जाए। चार्ट्स पर क्या सिचुएशन दिख रही है? क्या कहीं कोई 4 दिनों की तेज गिरावट के बाद ओवरसोल्ड होने के संकेत हैं या यहां से भी अच्छी खासी डाउनसाइड रिस्क नजर आ रही है? कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी को? और अगर आज एकदम फ्लैट शुरुआत हो कल ही के लेवल के आसपास तो किस तरह का ट्रेड लेंगे निफ्टी पर?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए कुछ अगर आपको याद हो, इसी शो में, मॉर्निंग शो में, हमने 2 हफ्ते पहले यहाँ से कहा था कि एक अनिश्चितता का वातावरण हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इस अनिश्चितता के वातावरण में आपके इन्वेस्टर के कभी भी पैसे नहीं मिल सकते, नहीं बन सकते हैं। और अगर पिछले हफ्ते की मैं बात करूं तो दोपहर के शो में जब निफ्टी 8830 के पास में चल रहा था, तभी हमने एक सेल कॉल भी जनरेट किया था और हमने तभी भी बताया था कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन आपको दिखा सकता है और उसी रास्ते पर हम लोग निकल पड़े। और आप देखिए करीबन हम लोग को 400 पॉइंट नीचे तक का करेक्शन भी अच्छा खासा यहाँ से देखने को मिला है। अगर इस पूरी पिछले 3 महीनों के अगर निफ्टी के चार्ट को मैं आंकलन करूं तो आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहूंगा कि पहले जनवरी में हमने 9000 तक का एक टॉप बनाया, उसके बाद में हमने एक करेक्शन लिया जो करीबन 8460 तक का था। उसके बाद में मार्च के शुरुआत में ही हमने एक नया टॉप बनाया, लेकिन 9000 के ऊपर जाने तक में हम विफल रहे और वहां से जो करेक्शन था वो पिछले करेक्शन से भी ज्यादा था, जहां पे हमने करीबन 8280 तक का करेक्शन बनाया। पिछला करेक्शन जो 5% का था, इससे बढ़कर अभी 8% का हुआ। और अप्रैल की शुरुआत में देखिए हमने फिर से एक अप ट्रेंड लिया, लेकिन इस बार हम फेल रह गए और हमने 9000 तक के भी पास में नहीं पहुंचे और वहां से फिर से गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तभी हमने कहा कि ऑसिलेटर्स में काफी एक वीकनेस है, तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ से करेक्शंस एक बहुत ही हावी हो सकता है और एक डीप हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर फर्स्ट फेज की मैं बात करूं तो 8510 का एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो कल निफ्टी ने तोड़ दिया विथ बेरिश फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि फर्स्ट फेज ऑफ करेक्शन जो स्टार्ट होगा वो करीबन आपको नीचे लोअर लेवल में, अगर लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाएगी तो करीबन 8000 के पास में लेके जा सकता है। और अगर 8000 के लेवल को भी हम नहीं संभालते हैं तो आने वाले दिनों में हमको 8000 के नीचे के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं और मैं समझता हूँ यही लेवल हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ऑन द अपसाइड जिस तरह से अभी आपने पूछा मुझे, तो मैं समझता हूँ 86-8650 बहुत ही एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ऑन द एवरी कोई भी उछाल आता है तो आपको एक बारी के लिए यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि किसी भी अट्रैक्टिव लेवल पे अगर आपको लगता है कि निवेश करना है तो यहाँ पे निवेश से बचना होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये लेवल और भी आकर्षक आपको लोअर लेवल पे मिल सकते हैं। और ये जो फॉर्मेशन में बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ आने वाले 1 से 2 क्वार्टर तक ये लगेगा जब हमको यानी अल्पेश यानी गिरावट और हावी हो सकती है, आप यही कहना चाहते हैं। HCL टेक के पूरे नतीजे हमारे सामने आ गए हैं, उसके ऊपर चर्चा करनी होगी। आप देखिए मुनाफे का जो नंबर है कंसोलिडेटेड वो अनुमान से कम आया है। 1797 करोड़ रुपीस का अनुमान था, 1683 करोड़ रुपीस का आया है। रेवेन्यू डॉलर आए अगर आप देखिए वहां पर भी अनुमान से कम आई है। अब 1501 मिलियन डॉलर का अनुमान लगाया जा रहा था, 1491 मिलियन डॉलर आई है और रुपए आय में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। 22.5% मार्जिन की अपेक्षा की जा रही थी एबिटा मार्जिन और 21.3% ये मार्जिन से निकल कर आए हैं। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट? डिसअपॉइंटिंग, और इनफैक्ट याद रखें पिछले क्वार्टर में जिस तरह का सॉलिड आउट परफॉर्मेंस था, 4% के आसपास डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी थी, तब लग रहा था कि कंपनी वापस ट्रेजेक्टरी लौट रही है, ग्रोथ वापस लौट रही है, क्योंकि 16 क्वार्टर्स में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सबसे बेहतर थी। इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपने लार्ज कैप पीयर्स के मुकाबले एक स्मार्ट आउट परफॉर्मेंस होगा, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर आय में 3/4% की बढ़त होगी, लेकिन डॉलर आय एकदम सपाट, $1491 मिलियन पिछले क्वार्टर में, $1491 मिलियन इस क्वार्टर में इस कंपनी ने क्लॉक करी है। मार्जिन्स के फ्रंट पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 120 बेसिस पॉइंट्स की कमी आएगी, 80 बेसिस पॉइंट्स क्रॉस करेंसी के चलते, 40 बेसिस पॉइंट्स क्योंकि जो कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन 120 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले मार्जिन्स ध्यान रखें 250 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कम होते हुए आपको नजर आएंगे। 23.8% बीते क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 21.33% पे पहुंचे, तो ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट्स का एक तगड़ा कट मार्जिन्स के फ्रंट पे आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए मुनाफा एक्सपेक्टेड था कि डी ग्रोथ होगी 6% के आसपास की, लेकिन मुनाफे में इनफैक्ट 12% के आसपास की डी ग्रोथ है। और इसी नतीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ अंकिता सोमानी जुड़ चुकी हैं। अंकिता, एक्सपेक्टेशन से बेहद कमजोर परफॉर्मेंस? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सॉफ्ट है परफॉर्मेंस। डॉलर रेवेन्यू नंबर पे एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट ये HCL टेक एटलीस्ट 1% के आसपास का ग्रोथ लेके आना चाहिए ये क्वार्टर में, इवन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट क्रॉस करेंसी हेडविंड्स एंड ऑल। डॉलर रेवेन्यू पे सॉफ्टनेस है, उसके अलावा मार्जिन एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। दो कंपनी के टारगेट बैंड में है मार्जिन, कंपनी हैज बीन टारगेटिंग 21 से 21 से 22% का मार्जिन वो टारगेट कर रही है, बट
एक क्वार्टर में 250 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट, जिसमें कि वेज हाइक नहीं है इतना। वेज हाइक मेजर इम्पैक्ट इनका ऑलरेडी Q2 में हो चुका है। वो एक ऐसा चीज है जो हमको थोड़ा मैनेजमेंट। अच्छा अंकिता, पिछले 8 क्वार्टर से कॉन्जिक्यूटिवली ये कंपनी 1 बिलियन या उससे ज्यादा की डील्स क्लॉक करती है, उसके बावजूद ये कंपनी का वो रेवेन्यू या फाइनेंशियल्स में ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है। कई लोग मान रहे थे कि शायद वो डील्स जो है कॉम्प्लेक्स डील्स हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है उन डील्स को इवॉल्व होने में या उनसे पैसा कमाने में, लेकिन अब तो 8 क्वार्टर्स हो चुके हैं ये तगड़ी डील जीतने के बावजूद अब तक ये कंपनी के रेवेन्यू में ट्रांसलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। क्या कंसर्न और आप जैसे स्ट्रीट के एनालिस्ट क्या इतना समय जो दे चुके हैं थोड़े से कंसर्न होंगे इस बात को लेकर? देखिए, $1 बिलियन का डील का नंबर जब कंपनी ने देना चालू किया था और अब है, उस कंपनी के बेस में बहुत फर्क आ गया है। तो वो टाइम पे जब 8 क्वार्टर पहले वो $1 बिलियन का नंबर देती थी तो वो रेलेवेंट था, पर पिछले 3 क्वार्टर में जो $1 बिलियन का नंबर है वो अगर $1.5 बिलियन हो जाए तो ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। वो एक बात है एक्चुअली। उसके अलावा रेवेन्यू में ट्रांसलेशन देखिए हो रहा होगा, लेकिन क्रॉस करेंसी की वजह से ट्रांसलेशन में से काफी कुछ लॉसेस निकल जाते हैं ये क्रॉस करेंसी के, तो इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। उसके अलावा HCL टेक के साथ बिगेस्ट कंसर्न है कि उनके पास लॉपसाइडेड ग्रोथ है। एक IMS रेवेन्यू वाला जो IMS सर्विस वाला जो चंक है वो ही कंपनी का क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ग्रोथ लेके आता था FY14 तक। ये लास्ट 2 क्वार्टर हैं जो हमने देखा है कि बाकी की तो वो एक चीज है जो हमेशा से HCL टेक पे कंसर्न रहा है। एंड वो ही एक कंसर्न, अगर कंपनी जैसे पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने कैटर किया, वैसे ही अगले अगर 1-2 क्वार्टर में और थोड़ा बैलेंस्ड ग्रोथ लेकर आती है तो ही हम HCL टेक में थोड़ा री-रेटिंग देंगे। तो फिर अब क्या उम्मीद करूं? इस साल की तो अपने लार्ज कैप पीयर्स के मुकाबले सबसे बेहतर परफॉर्मेंस था, 15-16% 2015 में स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न दे दिया, 925 के लेवल्स पर है। मेरे ख्याल से 15 से 16 के पी मल्टीपल पे कंपनी कामकाज कर रही है। इन नंबर्स के बाद अंकिता क्या कॉल होगा स्टॉक को लेकर? देखिए, HCL टेक में हम थोड़े से कॉशियस ही थे क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 16.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो कॉल ऐसे लार्ज कैप पे हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, जिस हिसाब से FY16 प्ले होना चाहिए उस हिसाब से अक्यूमुलेट ही रहेगा। बट हाँ, इनिशियली इन रिजल्ट्स के बाद हमको स्टॉक में वापस थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और इस बीच हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग की वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च सरबजीत कौर नागरा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुकी है। सरबजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। TCS के बाद HCL टेक ने जिस तरह के नंबर्स दिए और खासतौर से HCL टेक से इतने खराब नंबर्स की उम्मीद नहीं थी, क्या लगता है क्या आपको पूरी सेक्टर को लेकर दिक्कतें नजर आ रही है और क्या एक टोन सेट हो चुका है कि इस बार IT कंपनियां बाकी बची हुई भी काफी अच्छे से निराश करेगी? देखिए, क्षमा चाहते हैं, एक्चुअली मैंने नतीजे देखे नहीं हैं फिलहाल, तो मुझे मालूम भी नहीं है फिलहाल। सरबजीत, क्विकली आपको बता देता हूँ, कंपनी ने जो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है इस क्वार्टर में एकदम फ्लैट है, $1491 मिलियन। पिछले साल क्वार्टर में जो थी इसी क्वार्टर में भी वही है। मार्जिन्स में 250 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी है और इसका मतलब है मुनाफे में करीब 12% के आसपास की डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये तो नतीजे काफी जो है एक्सपेक्टेशन के बहुत नीचे हैं। और HCL वैसे अगर आप जो आप IT के बारे में पूछ रहे थे, मुझे नहीं लगता है, उसके रीजन मुझे अभी पता नहीं है, बट आई गेस अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ और क्रॉस करेंसी देखें तो शायद अच्छा एक अनुमान बैठेगा। लेकिन बिकॉज मेन वेरिएबल इस क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए क्रॉस करेंसी है। आप TCS देख लीजिए, माइंट्री देख लीजिए, इनमें मेनली क्रॉस करेंसी का ज्यादा इफेक्ट है। और जहाँ तक IT की सवाल किया है आपने कि IT सेक्टर की ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बिकॉज इवन TCS ने कहा है कि 12 से 14 जो नैसकॉम का प्रोजेक्शन है वो रीजनेबल ही है, और वो लास्ट ईयर के 13 to 15% के कंपैरिजन में तो ज्यादा डी ग्रोथ नहीं है। तो ये कुछ कंपनी स्पेसिफिक इशू हो सकता है, एक सेक्टर स्पेसिफिक इशू मुझे नहीं लगता है। ओके, चलिए, शुक्रिया सरबजीत आपका इस जानकारी के लिए। चलिए चंदन के पास चलते हैं। चंदन, कल भी हमने देखा था काफी सारे बाजार में चर्चा थी कि कमजोर नतीजे पेश होंगे, ये कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, किस तरह की पोजीशंस यहाँ पर बनी हुई हैं, क्या लगता है आपको डेटा को एनालाइज करके? जी हाँ, देखिए एक वीक स्ट्रक्चर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे HCL टेक में दिखने को नजर आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में देखिए 900 की पुट में जमकर खरीदारी देखने को मिली और वो पुट बाइंग है काफी हद तक ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने देखिए एक टॉपिंग आउट फॉर्मेशन बनाया है और इसका इमीडिएट सपोर्ट है वो 920 के आसपास है, उसके नीचे क्लोज हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिकवाली हो सकती है और स्टॉक नीचे में 860-840 तक का लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। यहाँ पे गौर करें तो ये जो जनवरी एंड में
स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी थी 805 820 के लेवल के आसपास, और मेरा मानना है कि स्टॉक वापस उन्हीं लेवल के आसपास जाके उस गैप को फिल करके अपने आप को होल्ड करने की ट्राई करेगा। तो फिलहाल इन मौजूदा स्तर से 5 से 7% का करेक्शन है वो यहाँ पे लाजमी है। और देखिए 900 की पुट में जिस हिसाब से कल एक्टिविटी हुई है वो भी इंडिकेट कर रही है कि अब ऊपर में 922 923 का लेवल निकलना मुश्किल रहेगा और वीकनेस यहाँ पे हावी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन इसी लिहाज से चंदन, निफ्टी पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। क्या फिर ये समझना ठीक है कि एक और सन फार्मा की डिस्काउंट पर डील, एचसीएल टेक के खराब नतीजे, यानी कि आईटी और फार्मा स्पेस से दबाव निफ्टी पर बनना चाहिए, क्या गैप डाउन ओपनिंग होगी फिर से आज? जी देखें, बाजार में पिछले 4 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और हर दिन है वो सेलिंग का पेस है वो बढ़ता जा रहा है। एफआईज की डेटा की तरफ भी देखें तो वहां पे इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग आ रही है और इंडेक्स ऑप्शन में वो अपने आप को हेज कर रहा है। 8480 8500 जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बाजार में, क्योंकि पिछले काफी दिनों से 8500 की पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। 8500 की पुट में गिरावट के बावजूद भी राइटिंग देखने को मिली है, बट कल जिस हिसाब से वहां पे अनवाइंडिंग हुई है और ऊपर में 85 86 87 की कॉल में अग्रेसिव राइटिंग और ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार में थोड़ी और वीकनेस आ सकती है। कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा था, बट जिस हिसाब से वहां पे भी मोमेंटम फिजल आउट हो चुका है और सोर्स बन रहे लग रहा है यहाँ पे वीकनेस बन सकती है। टीसीएस ने यहाँ पे बाजार को निराश किया और एचसीएल के नेगेटिव नंबर है वो और बाजार को वीकनेस दे सकते हैं। सन फार्मा कल बाजार की गिरावट के बावजूद भी होल्ड कर रहा था, काफी अच्छा पैटर्न बना रहा था। मेरे हिसाब से वहां पे भी यदि नेगेटिव न्यूज फ्लो रहता है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अब बाजार का जो इंपोर्टेंट लेवल रहेगा वो 83 80 8400 तक की तरफ फिसल जाएगा। वहीं 8480 का जो सपोर्ट है वो तोड़ने के बाद बाजार में नीचे में 8300 तक के लेवल है वो ओपन हो चुके हैं और ऊपर में अब हमारा मानना है इस सीरीज में 8635 का लेवल निकलना मुश्किल रहेगा। तो नीचे की तरफ के दायरे बाजार में खुल चुके हैं। 83 8400 जोन अब मेजर लेवल नीचे की तरफ रहेंगे, वहीं ऊपर हमारा मानना है 8635 के लेवल को पार करना मुश्किल रहेगा। चलिए, मॉर्निंग इज नॉट गुड, ऐसा ही लग रहा है। एक और कमजोर नतीजे एचसीएल टेक के आज विप्रो के नंबर्स आएंगे, 24 तारीख को इन्फोसिस के नंबर्स भी आएंगे। ये तमाम स्टॉक्स भी आज आपके रडार पर जरूर रहेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट से। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ आशीष कुकरेजा, अल्पेश पुरी और चंदन तापड़िया हमारे तीनों ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष, आज का जो दिन है मंगलवार का, वो आपको कैसा लग रहा है? कल के सत्र में भी हमने तेज गिरावट देखी, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में 1150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। कुछ और प्रेशर भारतीय बाजारों में आज भी देखने को मिलेगा? शायद कुछ दिक्कत आ रही है उस ऑडियो में, लेकिन आपसे एचसीएल टेक पर एक राय लेना चाहूंगा। अल्पेश, ये बताइए आज आपको क्या लग रहा है, चार्ट्स किस तरह के दिख रहे हैं इसके और कितना दबाव दिखा सकता है ये स्टॉक खुलते ही, और खुलने के बाद फिर क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन बनी है ऑन द अपसाइड में, और जिस तरह से स्टॉक्स के नियर टर्म की अगर मैं बात करूँ तो 950 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से ये तोड़ दी है और स्टॉक उसके नीचे ही लगभग ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूँ अगर आज ये स्टॉक्स खुलेगा तो करीबन जो पहला पड़ाव जो स्टॉक्स का वो करीबन जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 865 तक का है। तो पहला पड़ाव उसका स्टॉक का 865 तक का होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टॉक 865 के लेवल को भी अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर यहाँ पे गिरावट और हवी हो सकती है, जो करीबन स्टॉक को 810 से 815 तक के लेवल तक लेके जाती है। ऑन द अपसाइड मैं समझता हूँ 975 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हर उछाल में इसको बेचना चाहिए और एक बारी के लिए निकलने की सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ 8 से 10% की गिरावट इस स्टॉक में अंदर आपको देखने को मिल सकती है। और स्टॉक ऑफ द डे चंदन रहने वाला है आज सन फार्मा, और जो बड़ा सौदा होने वाला है जिसमें दाइची अपनी स्टेक बेचेगा। 22,000 करोड़ के आसपास का अंदाजा लगाया जा रहा है इस डील का। देखना होगा किस प्राइस पर ये डील एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर फर्ज करें डील डिस्काउंट पर हो 10% के आसपास जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, 11% तक का डिस्काउंट की बात की जा रही है, किन लेवल्स पर आपको लगता है कि सन फार्मा में खरीदारी करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो? और दूसरा, जो सन फार्मा में ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं उन्हें अगर एग्जिट करना हो तो कितना नीचे खुले तो कर लें? जी अनिल जी, देखिए सन फार्मा में हमारा पॉजिटिव बायस है, क्योंकि अभी 4-5 दिनों से स्टॉक गिरा था, तब यहाँ पे ज्यादा सोर्स नहीं बने थे, लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे थे। कल हमने यहाँ पे बाय रिकमेंड भी किया था 1032 1030 के स्टॉप लॉस से, बट मेरे हिसाब से वो यदि लेवल तोड़ जाता है तो यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉक को मेजर सपोर्ट है 1030 के आसपास है, और उसके यदि नीचे आता है तो जो लॉन्ग्स कुछ दिनों में बने वो ट्रिप हो जाएंगे और स्टॉक नीचे में 970 960 तक फिसल सकता है। तो यदि गैप डाउन ओपनिंग होती है तो जिसके पास लॉन्ग है वो लिक्विडेट करें
और 1030 के नीचे यहाँ पे सोर्स के भी मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो नेगेटिव ट्रिगर आप बता रहे हैं यदि वो आता है तो यहाँ पे वीकनेस है वो हावी हो सकती है। इतने दिन से जो लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं अब वहाँ पे नए सोर्स बनने नजर आएंगे और जो स्टॉक को नीचे की तरफ ड्रिग कर सकते हैं। अल्पेश, ये जो गिरावट देखने को मिली है इसमें बैंकिंग स्टॉक्स ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस रही है। कल भी सेकेंड हाफ में बाजार में जो तेज गिरावट आई उसमें आप देखिए बैंक निफ्टी काफी तेजी से टूटा। आज क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है बैंकिंग शेयरों पर और ज्यादातर के लक्ष्य उन्होंने घटाए हैं, चाहे वो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स हो। येस बैंक को उन्होंने डाउनग्रेड किया, आउट परफॉर्म से न्यूट्रल की रेटिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा को उन्होंने आउट परफॉर्म से न्यूट्रल की रेटिंग बताया। ये बताइए बैंकिंग शेयरों में किस तरह से इस समय अप्रोच करना चाहिए? पिछले हफ्ता हालांकि हमने देखा था कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी बनी थी। डेफिनेटली तभी भी हमने यही कहा था कि आपको बैंकिंग स्टॉक से या बैंक निफ्टी से दूर ही रहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर हम जिस तरह की गिरावट की हम बात करें तो इन स्टॉक्स में भी आपको गिरावट या इस सेक्टर में भी आपको काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। पर हेमंत, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो गिरावट हावी होगी वो कहाँ पे होगी? वो रहेंगे आईटी, फार्मा और एफएमसीजी, उसके बाद में रहेंगे ऑटो और उसके बाद में मैं 5वें नंबर स्थान पर दूंगा कि बैंकिंग फिर गिरेंगे। तो मैं अगर इस तरह से कंपेरिजन करें तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो गिरावट ऑलरेडी बैंकिंग स्टॉक में आ चुकी है वो गिरावट आने वाले दिनों में शायद से और कम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि गिरावट नहीं होगी, लेकिन गिरावट आपको जरूर से देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से इन सारे सेक्टर में जो देखने को मिलेगी इसकी तुलना में यहाँ पे कम गिरावट आपको देखने को मिलेंगी और एक अच्छे खासे निवेश के भी मौके लोअर लेवल में आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, मुझे यहाँ पे लगता है कि 17,700 इमीडिएट सपोर्ट है। जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगा यहाँ से जो गिरावट अभी होगी वो करीबन बैंक निफ्टी को 17,100 के लेवल तक लेके जा सकती है। तो यहाँ से करीबन मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा करेक्शन आपको और भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बैंकिंग और बैंकिंग स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। ओके, बैंकिंग स्टॉक से दूर रहें, ये राय आती हुई फिलहाल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि शायद बैंकिंग शेयरों की और बैंक निफ्टी की गिरावट जो निफ्टी से ज्यादा पहले नजर आ रही थी अब वो थमती हुई दिखे, यानी कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी शायद अब कम कमजोर होता नजर आए। ये है राय अल्पेश की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले हैं नतीजों के लिहाज से भी और अदरवाइज उन पर लेंगे राय। हमारे एक्सपर्ट से बने रहिए हमारे एक्सपर्ट है हमारे साथ अल्पेश पुरी, आशीष कुकरेजा और चंदन कापड़िया। आशीष, आपसे राय लेना चाहता हूं सन फार्मा पर ही। जिस तरह से एक बड़े भारी डिस्काउंट के साथ बड़ी डील होने की आज तैयारी है, क्या आपको लगता है कि अगर आज ये स्टॉक डिस्काउंट पर ट्रेड करता हुआ दिखे इस डील के चलते तो खरीदारी की राय होगी या फिर थोड़ा इंतजार करना होगा? और कितना डिस्काउंट मिले तो आप खरीदारी करेंगे? देखिए 100% बनती है। आई थिंक जिस तरह से फार्मा पिछले कुछ दिनों से थका हुआ दिख ही रहा था और ये तो खैर जो डील है वो जब ये डील हुई थी तभी से ही इट वाज इन साइट। सो आई थिंक यहाँ से अगर 8 से 10% तक की गिरावट इस डील की वजह से होती है, दीज आर द श्योर लेवल्स टू गेट इनटू द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए लंबी अवधि में खरीदारी करनी चाहिए। अप्रैल 2014 के बाद 80% की एक शानदार रैली सन फार्मा के स्टॉक में देखने को मिली है। आज एक 10% का अगर करेक्शन मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की निकल कर आती हुई। लेकिन अर्निंग सीजन है, आपसे राय लेना चाहूंगा टाटा स्पॉन्ज के चार्ट्स पर। अल्पेश, ये बताइए, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है। टाटा स्पॉन्ज ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं। मुनाफा देखिए 40.5 करोड़ के मुकाबले 8.6 करोड़ रह गया है। बिक्री में भी 228 करोड़ के सामने 160 करोड़ रुपए की बिक्री कंपनी ने पेश की है। चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको? गिरावट होती है तो कितनी हो सकती है आज? यहाँ पे अगर एक अर्ली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बनी है और जिस तरह से आप बात करें मैं समझता हूँ कि यहाँ पे डेली चार्ट में 740 के पास में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। हेमंत, अगर 740 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये गिरावट हावी हो जाएगी और ये गिरावट करीबन स्टॉक्स को पहले 625 और उसके बाद में 580 तक के लेवल तक भी लेके जा सकती है। पूरे चार्ट का अगर साप्ताहिक चार्ट में आकलन करें तो यहाँ पे एक टॉपिंग आउट की फॉर्मेशन बनी है। मैं समझता हूँ इस तरह के स्टॉक में एक बारी के लिए आपको निकल जाना चाहिए। यहाँ पे आपको और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये राय आती हुई इस स्टॉक पर जहां पर निकल जाने की सलाह होगी।
अदानी पावर, चंदन इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि खबरें आ रही कि लैंको इंफ्रा के साथ जो इनकी पावर प्लांट खरीदने की डील लंबे समय से अटकी हुई थी, फाइनली अब ये आगे बढ़ चुकी है। 6,300 करोड़ की ये बड़ी डील है उदुपी पावर प्लांट की, इसकी बेचने की प्रोसेस लैंको इंफ्रा ने पूरी कर ली है। क्या अदानी पावर पे कोई एक पॉजिटिव मूव की संभावना दिखती है? वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को आप खरीदारी की राय देंगे या फिर इस खबर पर ऊपर खुले तो एग्जिट किया जाए? जी देखिए, ओवरऑल जो इसका प्राइस पैटर्न बना है थोड़ा सा नेगेटिव था पिछले कुछ दिनों से, बट इसका 45-46 के आसपास एक मल्टीपल सपोर्ट है। पिछले 4 महीने में कम से कम 5-6 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक टर्न हो चुका है। तो यदि आज भी 45 का लेवल होल्ड करके और पॉजिटिव ओपनिंग दे तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया जा सकता है, और उस कंडीशन में ऊपर मेरा मानना है 51-52 तक जा सकते हैं। ओवरऑल इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। 45 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर यहाँ पे ट्रेडर्स है वो ट्रेडिंग के लिए खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, लैंको इंफ्राटेक के लिए एक छोटी सी राहत कही जाए, क्योंकि इनका ये उडुपी प्लांट बिका है, कर्ज को थोड़ा कम करेंगे। कर्ज बड़े होने के चलते देखिए शेयर का भाव सिंगल डिजिट में 5 रुपए के आसपास पहुंच गया है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज उछालो और उछालो तो क्या वो फंसे हुए लोगों के लिए मौका होगा निकल जाने का? आशीष, मैं सोचा था 9-10 रुपए के आसपास भाव चलता था, बड़े दिनों बाद इसका भाव देखा, वहां से भी ज्यादा हो गया है। काफी दिनों पहले 9-10 का भाव था, जब ये डील का अनाउंसमेंट आया था, ये डील होगी तब 10 रुपए का भाव था, और उसके बाद ये डील अटकने की खबरें आई, नहीं होने की खबरें आई, आधा हो गया वहां से भी। लेकिन काफी सारे रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर पड़ा है, मैं जानता हूं, और कई दर्शक स्टॉक्स ऑन डिमांड में हमसे पूछते हैं क्या करें इसमें। मैं भी वही सोचा था हेमंत, जब अनिल क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसमें अदानी को लेना चाहिए कि लैंको को लेना चाहिए। सो आई थिंक मैं तो एकदम हार मान चुका हूँ इन आई विल बी वेरी कैंडिड इन दिस शो टुडे। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स हैं, इनसे हार मान चुका हूँ। आई डोंट थिंक कि ये कंपनीज कुछ करना चाहती हैं अपने बिजनेस को लेके। ये छोटी मोटी एसेट को बेचने का ये सब न्यूज तो अभी बहुत आएगा हेमंत, बट मुझे लगता है कि अभी कुछ आने वाले 3 से 6 महीने तक आपको यहाँ से 10-15%, 20% कुछ भी मूवमेंट देखे आपको इन स्टॉक्स में हाथ नहीं डालना चाहिए। कोई क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक दीज आर जस्ट स्पाइक्स इन बिटवीन। आई एम क्लियरली अगेंस्ट बाइंग इनटू एनी ऑफ दीज लैंकोस, GMRs एंड GVKs फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months। और अडानी पावर पर आपकी क्या राय है, क्योंकि डील जो है वो डेट से फंड की जा रही है, आप अडानी पावर को कैसे देखते हैं इस डील के चलते? देखिए, मुझे लगता है कि काफी टाइम से जो एक तरह से जो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो काफी टाइम से प्रेशर पे रहा है स्टॉक, और जैसे अभी चंदन भी बता रहे थे, आई थिंक काफी होल्ड ऑन भी हुआ है। सो इस न्यूज के चल के लेकिन मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव हो चला है। अगर आपका थोड़ा सा भी लंबा नजरिया हो तो अदानी पावर इज गुड स्टॉक टू बाय फॉर नेक्स्ट प्रॉब्ली 6 months to 1 year। ओके, तो ये राय आती है अदानी पावर के स्टॉक पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, और खासतौर से रुपए पर नजर होगी, क्योंकि कल रुपए ने 2015 के साल का सबसे बड़ा लॉस एक दिन का 55 पैसे का दिखाया है। आज करेंसी मार्केट में क्या कोई स्टेबिलिटी लौटती है, और सेंसेक्स निफ्टी जब 10 अंक नीचे है तो कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत, लेकर आएंगे पहला सौदा इस छोटे से।